नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा जीके सीरीज के अंदर जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने हरियाणा की मिट्टियां करवाई थी। बहुत बेहतरीन क्लास गई है, अच्छा खासा आपकी तरफ से रिव्यू आया है, बहुत भयंकर क्लास है। तो उस क्लास के अंदर हमने जिक्र किया था हरियाणा की मिट्टियों का, उनसे संबंधित जो भी मिट्टियां है, उनसे संबंधित कोई भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, कोई भी पॉइंट हमने उस वीडियो के अंदर नहीं छोड़ा। जो पॉइंट एग्जाम में आता है वो लगभग सभी पॉइंट हमने करवाए हैं। आपने वो वीडियो अच्छी लगी है आपको तो ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हरियाणा की वन संपदा। वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम किसी भी स्टेट का यदि भौगोलिक स्ट्रक्चर देखते हैं या हम किसी भी स्टेट के भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं, उस स्टेट का जब हम भूगोल पढ़ेंगे, उस राज्य का जब भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है जिसमें नाम आता है वन संपदा। जैसे हम बात करें ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर स्पेशल एक टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां। एक टॉपिक अलग से है प्राकृतिक वनस्पतियां। इसी प्रकार से हरियाणा जीके के अंदर भी एक टॉपिक है जिसका नाम है वन संपदा। वन संपदा हरियाणा का आज का जो टॉपिक है, आप हेडिंग डाल लीजिए। वन संपदा के पॉइंट की बात करें, हरियाणा को वनों की दृष्टि से दो भागों के अंदर बांटा गया है, या वन संपदा के अकॉर्डिंग हरियाणा को दो भागों में बांटा गया है। नोट करें, वन संपदा के अनुसार या वनों के अनुसार हरियाणा को दो भागों के अंदर बांटा गया है। हरियाणा में दो प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। भाई साहब, पतझड़ जो वन है, इन वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। पतझड़ वन है, ये शीत ऋतु में तो ठीक रहती है इनकी पत्तियां, लेकिन जैसे ही उत्तर भारत के अंदर रबी की फसल का कटाई का कार्य शुरू होता है, तो आपने देखे होंगे नीम का वृक्ष हुआ, ये साधारण सी बात है, नीम वगैरह का तो आपने देखा है, और आपके घर के पड़ोस में पीपल का वृक्ष हुआ, गांव में या कहीं पर भी, तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और पत्तियां गिराने के कारण इनको पतझड़ कहा जाता है। अब जैसे शीत ऋतु थी, शीत ऋतु के अंदर सूर्य का प्रकाश इन वनों के ऊपर काफी मात्रा में कम पड़ रहा था, तो पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है, पानी नीचे से मिलता नहीं है, तो इस कारण से ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। जब पत्तियों को पानी मिलता है तो वृक्ष हरे भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही धरातल के अंदर पानी की कमी हो गई, तो पेड़ को ये पता चल गया कि अब यदि सूर्य का प्रकाश तुम्हारी पत्तियों के ऊपर पड़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन तो होगा। सूर्य के प्रकाश को कोई लेना देना नहीं है, नीचे पानी है या नहीं है। सूर्य का प्रकाश यदि पत्तियों के ऊपर पड़ेगा तो उसका वाष्प उत्सर्जन होगा, पानी पेड़ से बाहर निकलेगा। पेड़ को नीचे से पानी नहीं मिला, बाहर निकल रहा है, तो पेड़ तो सूख जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ ऐसी हरकतें करता है कि जब शीत ऋतु होती है तो पानी वगैरह की कोई किल्लत नहीं होती, तो हरा भरा रहता है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर तो वर्षा होती नहीं है, मार्च अप्रैल के अंदर पानी की कमी रहती है, और जैसे पानी की कमी के चलते ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और पत्तियां इसलिए गिराते ताकि वाष्प का उत्सर्जन ना हो, इस प्रकार ये पत्तियां गिरा देते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है, उसी घटना के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और जैसे ही पत्तियां गिराते हैं ये वृक्ष, इनको किस नाम से जाना जाता है? पतझड़। पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन, एक ही बात है। तो हरियाणा को वन संपदा के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं, और उस मैदानी क्षेत्र के अंदर मिलते हैं जहां पर वर्षा 30 से 45 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां से ये पुटअप होता है कि हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में कौन से मानसून के कारण होती है? तो भाई, ग्रीष्म ऋतु में तो पूरे भारत में या कहीं पर भी जिक्र कर लीजिए, मानसून एक ही आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। लेकिन उस दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो ब्रांच है, दो शाखा है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा।
तो हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा, जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा हरियाणा में वर्षा होता है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन शीत ऋतु में वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। यदि आपने ये थोड़ा सा ज्यादा गहन अध्ययन करना है तो हमने हरियाणा की जलवायु करवाई थी, वहां पर जाकर इन चीजों को देखें, वहां पर आपको अवश्य पता चल जाएगा और आपको समझ में भी बेहतरीन तरीके का आएगा। तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं और जहां पर वर्षा कितना होता है, 30 से 45 सेंटीमीटर होता है। अब ये उष्ण कटिबंधीय वन है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा, करनाल, हिसार, कैथल, करनाल, हिसार, कैथल, सोनीपत, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। याद रखिएगा, करनाल, हिसार, कैथल, सोनीपत, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर ये वन मिलते हैं। कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं। इन वनों में कौन कौन से वन आते हैं, तो याद रखिएगा, आम, नीम, शीशम, पीपल, सिरस, जामुन, खेजड़ी। खेजड़ी, खेजड़ी समझ रहे हैं? याद रखिएगा, खेजड़ी हरियाणा में चंदन का वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को किसे कहते हैं? खेजड़ी। खेजड़ी जिसे आप स्थानीय भाषा में जाटी के या जाट के नाम से जानते हैं, ये मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा के अंदर और राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर मुख्य रूप से ये मिलता है। तो याद रखिएगा, खेजड़ी जिसे स्थानीय भाषा में जाटी। उसके बाद में बबूल, बबूल को स्थानीय भाषा में कीकर के नाम से, और उसके बाद में फिरास। तो ये वन है आम, नीम, शीशम, पीपल, सिरस, जामुन, खेजड़ी, बबूल, फिरास आदि। एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो नीम का वृक्ष है ना, ये अपने आप में वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्यमयी है, रहस्यमय है एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा, आप इसका घरेलू यूज करते हैं। जैसे कोई भी टैंक है जिसके अंदर आपने कुछ डाला हुआ है, कुछ फसल वगैरह, जैसे गेहूं वगैरह जो आप घर के अंदर होते हैं वो टैंक के अंदर डालते हैं, और उस टैंक के अंदर हम ये भी डाल देते हैं नीम वगैरह की पत्तियां, तो जिसके कारण वो गेहूं खराब नहीं होता है। और भी काफी फायदे हैं नीम के। तो इससे हमारे जो वैज्ञानिक है तो वो भी इससे परेशान है कि नीम के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन किसी जब आप जाते हैं, आप ऐसे किसी गाड़ी के अंदर बैठकर जा रहे हैं और आप बहुत कुछ सोचते हुए जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा मिलता है कि लिखा मिलता है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और वो कोई भी व्यक्ति है जिसकी गाड़ी है या जिसका कोई भी ट्रैक्टर वगैरह है, उसका गांव का नाम मिलेगा, ये गांव लंदन से कम नहीं। ऐसा भी होता है। देखिए, काफी क्रांतिकारी लोग हैं और हर क्षेत्र के अंदर लोग मिलते हैं। कुछ तो इस प्रकार से भाई साहब अजय देवगन टाइप के भी लोग मिलते हैं, दिल जले टाइप के लोग भी मिलते हैं जो लिखे रहते हैं। नहीं, गाड़ियों के ऊपर ये एक कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, जैसे हम दो हमारे दो। जिसका प्रावधान ऐसा नहीं है ना, वो भी लिखवा कर रखता है हम दो हमारे दो। तो काफी चीजें ऐसी होती है गाड़ियों के अंदर जो हमें वास्तव में एक नई प्रेरणा देती है, और काफी चीजें ऐसी भी होती है जो जिससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, जो हमारे माइंड वगैरह के अंदर नेगेटिविटी घुसाती। लेकिन बहुत सी चीजें गाड़ियों के ऊपर ऐसी मिल जाती है जो भाई साहब अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत ज्ञान भी हमें देती है। तो काफी चीजें ऐसी है, और आप भी जहां पर पॉजिटिव चीजें मिले या जहां पर पॉजिटिव सोच वाले लोग हो वहीं पर बैठे, और उन पॉजिटिव कुछ भी चीजें मिले तो आप उसको ग्रहण अवश्य करें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें। कोई बात नहीं, देखें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इनका जिक्र हमने किया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड नाम आता है, उसमें नाम आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन कहां पर मिलते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर लगता है? साधारण सी बात है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। कौन सी दिशा के अंदर? उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर हिमाचल प्रदेश लगता है। और उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है वो कहां पर मिलते हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। लेकिन ये उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है
इन वनों के लिए वर्षा कितना चाहिए, तो इन वनों के लिए वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा चाहिए। याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा। इन वनों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा चीड़, पाइन, अमलतास, खैर, महुआ, जामन, तनु, बहेड़ा। याद रखिएगा चीड़, पाइन, अमलतास, खैर, महुआ, जामन, तनु, बहेड़ा आदि, ये इन वनों के एग्जाम्पल है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। ये उपोष्ण कटिबंधीय वन थे और ये उष्ण कटिबंधीय वन थे। लेकिन आप सभी को ये मालूम है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, और जब हरियाणा बना था उस समय प्रदेश के अंदर जो वन क्षेत्रफल हुआ करता था, जब हरियाणा बना उस समय प्रदेश के अंदर वन क्षेत्रफल था 1 नवंबर 1966 को 3.59%। कितना था? 3.59% हरियाणा के अंदर वन क्षेत्रफल था। बीच में ये वन क्षेत्रफल हो गया था 6.80%। बीच में कितना हो गया था? 6.80%। और जो हरियाणा सरकार है उसने इस साल का जो लक्ष्य तय कर रखा था, 2020 तक का जो लक्ष्य तय कर रखा था, वो ये लक्ष्य कर रखा था 10%। याद रखिएगा हरियाणा में काफी मात्रा में कम वन मिलते हैं। याद रखिएगा जब हरियाणा बना था उस समय 3.59% था, बीच में 6.80 हो गया, और 2020 का जो लक्ष्य है वो 10% करने का लक्ष्य है। अब हम उन पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो क्वेश्चन बनता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1989-90 के अंदर। 1989-90 के अंदर एक प्रोग्राम चला जिसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सीधा ऑप्शन आप 1989 और 90 कर देना, आपका 1 नंबर या जितने भी नंबर का क्वेश्चन है तुरंत ठीक हो जाएगा। 1989-90 से आगे बढ़े तो क्वेश्चन आता है 1998 का, और 1998 का क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा नॉन बायोडिग्रेबल, हरियाणा नॉन बायोडिग्रेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ? कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ? 1998 के अंदर। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ? 1998 के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें नाम आता है वनस्पति वन योजना। वनस्पति वन योजना, और ये वनस्पति वन योजना कब चली थी, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2003 के अंदर। 1 नवंबर 2003 के अंदर वनस्पति वन योजना चली। देखिए, इस वनस्पति वन योजना के तहत यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 1 नवंबर 2003 के अंदर जो वनस्पति वन योजना चली थी, इस वनस्पति वन योजना के तहत यमुनानगर के चूहरपुर गांव में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क बनाया गया है। और वो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क जो 2003 के अंदर ही बना था, और कितने एकड़ में बना था, तो आप याद रखिएगा 110 एकड़ के अंदर बना था। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है। जो यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में पड़ता है, जो वनस्पति वन योजना नवंबर 2003 के तहत बना था। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया? हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया? तो हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 के अंदर तैयार किया था। कब तैयार किया था? 2006 के अंदर। देखिए, एक बार तो एक बैच चला हुआ था, और उस बैच के अंदर जेई का एग्जाम था हरियाणा के अंदर। जेई के एग्जाम से पहले हम ये क्वेश्चन बता रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और पीछे जो जेई का एग्जाम हुआ था, जेई जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित था शायद, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। 2-4 दिन पहले हम बता रहे थे क्वेश्चन आया, तो इससे बच्चों को अलग ही एक फीलिंग महसूस होता है। ऐसा एक टीचर को भी अलग से फीलिंग आता है कि हाँ, हकीकत में करवाया हुआ आ रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपसे बताते हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हकीकत में ही वो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं।
याद रखिएगा। राज्य वन नीति का स्वरूप हरियाणा सरकार ने 2006 के अंदर तैयार किया था। चौधरी बंशीलाल की जो डेथ हुई थी वो भी 2006 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 के अंदर ही की थी। नरेगा की शुरुआत 2006 के अंदर 2 फरवरी 2006 में हुई थी और नरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू हुआ था, ये भी बाद में हम बताएंगे। लेकिन 2006 से संबंधित पॉइंट है कि पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी भी 2006 के अंदर हुआ था। और हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप भी कब तैयार किया? 2006 में। और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी कब मिला था? 2006 के अंदर। एशिया का नोबेल अवार्ड, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं रेमन मैग्सेसे, और वो अरविंद केजरीवाल को कब मिला था? तो आप याद रखिएगा 2006 के अंदर। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा के कितने % भौगोलिक भाग के ऊपर या हरियाणा के कितने वर्ग किलोमीटर के ऊपर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है। हरियाणा के कितने क्षेत्र के ऊपर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है? तो आप याद रखिएगा 1559 वर्ग किलोमीटर के ऊपर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है। और ये 1559 वर्ग किलोमीटर कितना % है? तो 3.53% भाग के ऊपर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है। अब हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन की बात करेंगे कि हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वो कौन से जिले के अंदर है? यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल यमुनानगर में, जिसे पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल कहां पर है? तो आप याद रखिएगा सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है वो कहां पर है? पानीपत के अंदर। सबसे कम वन क्षेत्रफल पानीपत में। लेकिन प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन है पंचकुला के अंदर, और पंचकुला के अंदर कितना है? 31.15%। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन पंचकुला के अंदर 31.15% है। और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल, सबसे कम फतेहाबाद के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद में। और कितना है? 0.71%। चारों पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए, 0.71%। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां है गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। और हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां कहां पर है? तो आप याद रखिएगा जींद में। हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां है वो जींद के अंदर है, हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर सबसे कम झाड़ियां। और उसके बाद में आज की वीडियो के 2 लास्ट पॉइंट बनते हैं। पर्यावरण से संबंधित अदालत कहां पर है? पर्यावरण से संबंधित अदालत कहां पर है? तो याद रखिएगा हिसार व फरीदाबाद। पर्यावरण से संबंधित जो अदालत है वो कहां पर है? हिसार व फरीदाबाद में। लेकिन पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत कहां पर है? पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत कहां पर है? करनाल में। पर्यावरण से संबंधित अदालत हिसार व फरीदाबाद में। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। और पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत कहां पर है? करनाल में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो ये वन संपदा से संबंधित पॉइंट थे। हरियाणा के अंदर कौन कौन से वन संपदा से संबंधित पॉइंट बनेंगे ये भी हमने बता दिया है। यहां से भी क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन हर जगह से आएगा। और एचएसएससी का एग्जाम है। एचएसएससी का एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नॉर्मल होता तो आप अब तक लग चुके होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहिए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनको चमका देंगे एक तरीके से, क्योंकि ये हम दावा ही कर सकते हैं। और ये दावा तब हमारा सफल होगा तब आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ आपको टॉनिक देंगे उससे आप पढ़कर भाई साहब बस आपके माइंड में खुद याद हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना है, हमारे साथ में मेहनत करनी है। हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करवाएंगे। देखिए हरियाणा जीके सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेशनल पार्क से संबंधित। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने संरक्षण रिजर्व केंद्र है, और कितने हरियाणा के अंदर प्रजनन केंद्र है, और कितने चिड़ियाघर है,
और एक हाथी वगैरह से भी संबंधित पॉइंट बनेगा। तो उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क का और वन्य जीव अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के पॉइंट का डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। आप हमारे साथ में लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो टॉपिक में जो सबसे पहले नाम आता है वो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम आता है। अब आपके माइंड के अंदर, आपके जहन के अंदर ये क्वेश्चन उठता होगा कि नेशनल पार्क और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है इसकी विशेषता क्या है या दोनों किस प्रकार से अलग है। तो उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तरफ हम डाल लेते हैं नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र कर लेते हैं, और एक तरफ डाल लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का पॉइंट डाल लेते हैं। होता क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अंदर सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर हर प्रकार की मानव गतिविधि हो सकती है वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं होती है। दूसरा, यदि हमें आदेश मिलता है, यदि हम सरकार से आदेश लेते हैं और सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाती है, तो हम वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, यदि हम सरकार से हम सूची जारी करें अपनी और वहां से सरकार से हम ये कहें कि हम वन्य जीव जो अभ्यारण्य है इसके अंदर शिकार करना चाहते हैं, और यदि सरकार हमें अनुमति दे देती है, सरकार कहती है कि ठीक है आप कर सकते हैं शिकार, तो हम वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर शिकार कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर किसी की भी अनुमति नहीं चलेगी और किसी भी प्रकार का शिकार हम नहीं कर सकते, बिल्कुल अवैध माना जाएगा और किसी की अनुमति नहीं है वहां पर शिकार करने की। चाहे वो सरकार कहे या केंद्र सरकार कहे, राज्य सरकार, किसी को मान्य नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य नेशनल पार्क के अंदर हम बिल्कुल भी शिकार नहीं कर सकते। हम शिकार कर सकते हैं सरकार की अनुमति के ऊपर, वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर अंदर। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके अंदर हम मवेशियों वगैरह और चराई वगैरह कर सकते हैं, मवेशियों की चराई वगैरह कर सकते हैं कहां पर, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर किसी भी मवेशी या किसी भी प्रकार की चराई के ऊपर पाबंद है। याद रखिएगा, कोई भी उस नेशनल पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की चराई या कोई भी मवेशियों को प्रवेश नहीं करवा सकता, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये बनता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर से कोई भी आसपास में गांव लगता है, शहर लगता है, वहां के लोग हैं, लकड़ी वगैरह या जो भी उनसे संबंधित जाओ, उनकी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जो जरूरतें होती है वन से संबंधित, वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव अभ्यारण्य से लकड़ी वगैरह ले जा सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क के अंदर पूर्ण तरीके से इस मामले के ऊपर पाबंदी है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये कुछ नेशनल पार्क और किसी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ पॉइंट थे, याद रखिएगा। काफी हद तक दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो ये सभी चीजें आपके माइंड के अंदर और आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क की। आराम से दिल थाम के बैठ जाइएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ आगे भविष्य में आपके ही काम आएगा। और आप जो लिखते हैं उससे बेहतरीन कोई भी बुक नहीं है। आप जो नोट्स बनाते हैं उससे बेहतरीन मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, किस प्रकार से कौन सा पॉइंट है उसके अनुसार लिखिएगा। मेहनत जरूर करिएगा, ये मेहनत आपके आगे काम आएगी। देखिए, हमारा काम है मेहनत करवाना और मेहनत करना आपका काम है। तो लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करवाएंगे और आप करेंगे। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हरियाणा के नेशनल पार्क की। हरियाणा के यदि नेशनल पार्क के पॉइंट की बात करें, हरियाणा के नेशनल पार्क, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि हरियाणा जो है, इस हरियाणा के अंदर प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव है। इस हरियाणा के अंदर प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव है और ये जो हरियाणा है इसके अंदर जंगली जो वृक्ष है वे भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं।
लेकिन इसकी जलवायु पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण यहां पर काफी मात्रा में प्रवासी और स्थानीय पक्षी मिलते हैं। याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनका काफी मात्रा में अभाव है। याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर जो जंगली वृक्ष है उनका काफी मात्रा में अभाव है, लेकिन इसकी जलवायु पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण काफी मात्रा में प्रवासी और स्थानीय पक्षी मिलते हैं। पूरे भारत के अंदर लगभग 1250 पक्षियों की प्रजाति मिलती है, जिसमें से लगभग 550 जो पक्षी है उनकी प्रजातियां कहां पर मिलती है? हरियाणा के अंदर। पूरे भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है, उसमें से लगभग 500 के समथिंग जो प्रजाति है पक्षियों की वो कहां पर मिलती है? हरियाणा के अंदर। क्यों मिलती है? क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षण रिजर्व है, प्रजनन केंद्र भी है हरियाणा के अंदर, और उसके बाद में चिड़ियाघर भी हरियाणा के अंदर, और हाथी अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र है। इन सभी का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए हमारे साथ में जुड़िए और दिल थाम के बैठिएगा। आइए शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क की। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा में जो नेशनल पार्कों की संख्या है वो नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर 2। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, जिसमें एक नेशनल पार्क का नाम आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सेकंड नाम आता है कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क ये हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में कलेसर नेशनल पार्क के पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुल्तानपुर गांव के अंदर है, जो गांव फरूखनगर के पास में पड़ता है। फरूखनगर जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप याद रखिएगा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन से गांव के अंदर पड़ता है? तो सुल्तानपुर गांव के पास में पड़ता है, सुल्तानपुर गांव का नाम है, वहां पर ये नेशनल पार्क पड़ता है। ये नेशनल पार्क जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो इस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। इस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज 1971 में की गई थी। ये जो नेशनल पार्क है इसकी खोज 1971 में हुई थी, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज की थी 1971 में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो खोज की वो 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी। 1972 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। 1972 के अंदर सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसे पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, जिसका नाम हुआ करता था डॉक्टर सलीम अली। ये याद रखिएगा, जिसका नाम क्या हुआ करता था? डॉक्टर सलीम अली। ये भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, और इन्हीं के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रख दिया गया 1972 में, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य बना था वो 1972 में किस नाम से बना था? डॉक्टर सलीम अली के नाम से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सुल्तानपुर को जो वो पक्षी अभ्यारण्य था उसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो सुल्तानपुर को जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना था, वो बना था 1989 के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना 1989 के अंदर। अब सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है, इसकी विशेषता क्या है? इसके अंदर खास चीजें क्या है? तो याद रखिएगा, राज्य का सर्वप्रमुख एक इको पार्क पड़ता है। याद रखिएगा, राज्य का सर्वप्रमुख इको पार्क पड़ता है कहां पर? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर। याद रखिएगा, उसके बाद में यहां पर लगभग पक्षियों की 250 प्रजाति मिलती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां मिलती है? 250 प्रजातियां मिलती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड विशेषता इसकी क्या है? तो आप याद रखिएगा, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसके अंदर राज्य का एकमात्र वॉच टावर, याद रखिएगा, राज्य का एकमात्र जो वॉच टावर है ये कहां पर पड़ता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर। राज्य का एकमात्र वॉच टावर सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके बाद में फोर्थ विशेषता क्या है? याद रखिएगा, जब भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर ठंडी होती है, मतलब कहने का मतलब शीत ऋतु होती है, उस समय प्रवासी पक्षी
आते हैं। और उन प्रवासी पक्षियों का जो हरियाणा के अंदर प्रमुख स्थान है, प्रवासी पक्षियों को जो हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क या जो वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी ओर आकर्षित करता है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहने का तात्पर्य इनमें से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो 1989 के अंदर बना था, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रवासी जो पक्षी है उनमें विशेष रूप से कौन से पक्षी है, तो आप याद रखिएगा साइबेरियन सारस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसकी 4 विशेषता याद रखिएगा। राज्य का एकमात्र वाच टावर है, याद रखिएगा इको पार्क है, पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां मिलती है। और प्रवासी पक्षी जो शीत ऋतु में आते हैं, जिसमें विशेष रूप से साइबेरियन सारस है, वो सर्वाधिक मात्रा में कहां पर आते हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर आते हैं। ये सभी पॉइंट आप नोट कीजिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से संबंधित है। राज्य के अंदर 2 नेशनल पार्क है, जिसमें सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क का अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसमें नाम आता है सुल्तानपुर का, और अब जो डिस्कशन करेंगे उसमें नाम आता है कलेसर का। तो आइए कलेसर नेशनल पार्क देखते हैं। ये हमारे पास में सुल्तानपुर नेशनल पार्क के कुछ पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे तो आप नोट्स बना लीजिएगा। आप देखें, ये राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क। किसी किसी बुक में आपने ये पढ़ा होगा कि जो कलेसर नेशनल पार्क है ये पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था, पढ़ा होगा किसी किसी बुक में आपने। लेकिन हम आपसे बता दें कि कलेसर नेशनल पार्क भी है, और उसी कलेसर नेशनल पार्क के पास में पड़ता है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क 2 थे। 2 ये तो है नहीं कि हरियाणा सरकार ने दोनों ही नाप तोल के बना रखे हैं। एक नेशनल पार्क छोटा होगा तो एक नेशनल पार्क बड़ा होगा। तो इसमें से बड़ा वाला नेशनल पार्क कौन सा है, कलेसर नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 53.45 वर्ग किलोमीटर के अंदर कलेसर नेशनल पार्क फैला है। कलेसर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर के अंदर। ये कलेसर नेशनल पार्क कब बना था, तो आप याद रखिएगा 8 दिसंबर 2003 के अंदर कलेसर नेशनल पार्क बना था। इससे पहले हमने आपसे बताया था कि वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003 के अंदर हुई थी, और उसी वनस्पति वन योजना के तहत चौधरी देवलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क है यमुनानगर के कौन से गांव में बना है, तो चूहरपुर गांव के अंदर। ये सभी पॉइंट हमने आपसे बताए थे, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट आपसे बता रखे हैं। चौधरी देवलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क जो यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 110 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। कलेसर नेशनल पार्क जो हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क है, जो यमुनानगर के अंदर है, 8 दिसंबर 2003 के अंदर ये कलेसर नेशनल पार्क बना था। विशेषता क्या है, इस नेशनल पार्क के अंदर लाल जंगली मुर्गे, इस नेशनल पार्क के अंदर लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, चीड़ के वृक्ष, याद रखिएगा, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष और साल के वृक्ष और खैर के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में जो मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। ये तो इसकी प्रथम विशेषता थी कि लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष, साल के वृक्ष और खैर का जो वृक्ष है वो कहां पर मिलता है, कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। इसकी जो सेकंड विशेषता है, सेकंड विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कलेसर नेशनल पार्क है ये हरियाणा का इस प्रकार से, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है यमुनानगर, और ये स्थान पड़ता है, ये है कलेसर का। यमुना नदी हरियाणा में यहां से बहती हुई आती है और यहीं से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, कलेसर से प्रवेश करती है। कौन से नेशनल पार्क से प्रवेश करती है, कलेसर। या किसी बुक में आपको यह भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क है, या यमुना नदी हरियाणा के किस नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है, तो ये चीजें याद रखिएगा, कलेसर नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है। एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो बता देते हैं, नेशनल ज्योग्राफी से संबंधित है। एक उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है,
और उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही यदि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कलेसर नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी या कलेसर नेशनल पार्क कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। यमुना नदी हरियाणा में कौन से स्थान से, कौन से नेशनल पार्क से प्रवेश करता है, तो आप याद रखिएगा कलेसर नेशनल पार्क से प्रवेश करती है। तो ये नेशनल पार्क से संबंधित आपसे 2 पॉइंट थे। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, दोनों का डिस्कशन हमने किया है। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य का जिक्र करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर 8 बताए गए हैं। हरियाणा के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो 8 बताए गए हैं। हालांकि एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि बुक जो बनाते हैं उनको भी नहीं पता है हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। किसी के अंदर 9 भी दिखा देते हैं तो किसी के अंदर 7 भी दिखा देते हैं, लेकिन काफी बुकों के अंदर हरियाणा के अंदर दिखाए गए हैं 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए अब धीरे धीरे करके वन्य जीव अभ्यारण्य का डिस्कशन करते हैं। हेडिंग आ लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे पहले नाम आता है बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो 1975 के अंदर बना था। ये चीजें आप याद रखिएगा, 1975 में बना था, जो पंचकुला के अंदर है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा लोमड़ी, नीलगाय और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। लोमड़ी, नीलगाय और किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्तल। याद रखिएगा चित्तल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य वनस्पति, याद रखिएगा ये वन्य जीव अभ्यारण्य वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर। लेकिन इसी पंचकुला के अंदर एक स्थान पड़ता है पिंजौर। याद रखिएगा पंचकुला में जब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे तो उसमें सर्वाधिक पॉइंट आते हैं पिंजौर से। और इस पिंजौर के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, और उस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा खोल ही रैतान। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर पड़ता है, पिंजौर पंचकुला के अंदर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा चित्तल के लिए, लोमड़ी के लिए, जंगली बिल्ली के लिए, जंगली बंदर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। दोनों जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पर पड़ते हैं, तो पंचकुला के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है, वो थर्ड पॉइंट ये है जिसमें नाम आता है अबूशहर। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा सिरसा के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर। पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप याद रखिएगा सिरसा के अंदर। सेकंड पर्सन कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा विशेष रूप से काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ब्लैक बक पर्यटन स्थल भी स्थित है। देखिए ब्लैक बक पर्यटन स्थल सिरसा अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, याद रखिएगा। ब्लू जे समालखा, याद रखिएगा। ब्लैक बर्ड कहां पर पड़ता है, ब्लैक बर्ड हांसी और ब्लू बर्ड हिसार के अंदर। फिर से चारों पॉइंट नोट कीजिए। ब्लैक बक पर्यटन स्थल जो है, ब्लैक बक पर्यटन स्थल अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी और ब्लू जे समालखा पानीपत के अंदर पड़ता है।
लगातार हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही पॉइंट हम डिस्कशन करते रहेंगे। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा के अंदर है, विशेष रूप से काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है। और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अबूशहर। अब ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, सबसे छोटा, और उसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा छिलछिला। याद रखिएगा ये छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहां पर पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा शीतकालीन पक्षियों के लिए। शीतकालीन पक्षियों के लिए, कहने का तात्पर्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रवासी पक्षी जिसमें विशेष रूप से किसका नाम आता है? साइबेरियन सारस का। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या इनमें से कौन सा स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी मिले और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिले तो नाम आएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। और ये पूछे कि इनमें से कौन सा स्थान है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ऑप्शन में ना मिले तो कौन सा आएगा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में है। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाका है। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाका है कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये 4 वन्य जीव अभ्यारण्य आपने देखे हैं, वीर शिकारगढ़ पंचकुला, खोली रहतान पिंजौर पंचकुला, अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा और छिलछिला जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में है। और इसकी विशेषता भी आपने साथ के साथ में नोट की है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के 4 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमने देख चुके हैं। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो नाम आता है उसमें नाम आता है झज्जर का। झज्जर डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है और इस झज्जर के अंदर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं, जिसमें नाम आता है भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा झज्जर के अंदर। विशेषता क्या है? तो आप याद रखिएगा विशेषता इसकी ये है कि ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है जो 1074 एकड़ के अंदर फैली है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है या भिंडावास झील है जो 1074 एकड़ के अंदर फैली है। पर्यावरण की दृष्टि से ये भी काफी संवेदनशील इलाका है, काफी खूबसूरत भरा वहां पर एक मंजर है, काफी खूबसूरत इलाका है। कौन सा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर लगभग पक्षियों की, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर लगभग पक्षियों की 250 प्रजाति मिलती है, जिसमें नाम आता है बतख का और रेड बुलबुल का, किंगफिशर का नाम आता है। इस प्रकार के, और याद रखिएगा इस प्रकार के जो पक्षी हैं वहां पर सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। जब आप भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास में जाएंगे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जब आप जाएंगे वहां पर तो क्या है कि आप वृक्षों के ऊपर देखेंगे कि वृक्षों के ऊपर जो भी हमारा वन विभाग है, वन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने वृक्षों के ऊपर पक्षियों के रहने के लिए घोंसले बनाए हुए हैं और वो घोंसले लकड़ी के हैं, उनके अंदर पक्षी आराम से रह सकते हैं। काफी खूबसूरत मंजर है उस जगह का, काफी खूबसूरत इलाका है, इसीलिए तो हरियाणा की सबसे सुंदर झील है भिंडावास। और इसी भिंडावास के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर झज्जर का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, जिसमें नाम आता है खप्परवास। खप्परवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य से 1.5 किलोमीटर दूर है और लगभग 2000 एकड़ के अंदर फैला है। लगभग पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं, लगभग 2000 एकड़ के अंदर फैला है। याद रखिएगा भिंडावास से बड़ा है, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। उसके बाद में पॉइंट आता है पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाका है। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से काफी संवेदनशील इलाका है कौन सा? खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में नाम आता है सेवंथ नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा नाहड़ के अंदर। और नाहड़ कहां पर है? कोसली हलके के अंदर। और कोसली कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा रेवाड़ी के अंदर। देखिए एक पॉइंट यहां से बहुत बेहतरीन पॉइंट निकलता है
कि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में जो सैनिक लगे हुए हैं वो कहां से लगे हुए हैं, तो आप याद रखिएगा कोसली से। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में जो सैनिक कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं, रेवाड़ी से। कौन सी विधानसभा सीट से है, कोसली से। लेकिन सैनिकों का घर कौन सा है, तो याद रखिएगा रेवाड़ी, शहीदों का शहर झज्जर और शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद। बहुत बढ़िया, तीनों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, दिल के अंदर याद रखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद, शहीदों का शहर झज्जर और वीरों की भूमि सैनिकों का घर रेवाड़ी। और रेवाड़ी ऑप्शन में ना आए तो कोसली, सर्वाधिक मात्रा में सैनिक यहां से लगे हुए हैं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो कोसली के अंदर पड़ता है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य को 2009 के अंदर संवेदनशील घोषित किया गया था। कहने का तात्पर्य आम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, कोई भी लोग इसके अंदर प्रवेश ना करें, और यदि प्रवेश करे तो अपने स्वयं के ऊपर भरोसा रखकर करें। यदि कुछ भी दिक्कत आती है तो सरकार उसमें कोई भी चिंतन नहीं जताएगी और सरकार का कोई भी कार्य नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ भी रुपए वगैरह नहीं मिलेंगे यदि कोई भी पशु पक्षी उनके ऊपर हमला करता है तो याद रखिएगा 2009 के अंदर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील घोषित किया गया था। और उसके बाद में जो 8वां नाम आता है उसमें नाम आता है कलेसर का। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहां पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। देखिए कलेसर नेशनल पार्क, उसी के साइड में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर के अंदर पड़ता है। लाल जंगली मुर्गे मिलते हैं, काफी मात्रा में सियार मिलते हैं, और यहाँ पर जंगली बिल्ली मिलती है। और एक बिल्ली इस प्रकार की है जिसके ऊपर धब्बे से लगे होते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है उसी प्रकार के जंगनुमा धब्बे लगे होते हैं। सियार भी काफी मात्रा में मिलते हैं, लोमड़ी भी काफी मात्रा में मिलते हैं, चित्तल भी काफी मात्रा में मिलते हैं। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। तो ये हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य थे। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो संरक्षण रिजर्व का डिस्कशन करेंगे। हरियाणा के अंदर यदि हम बात करें किसकी, संरक्षण रिजर्व की। संरक्षण रिजर्व जो हरियाणा के अंदर पड़ते हैं वो दो संरक्षण रिजर्व है, जिसमें नाम आता है सरस्वती वन्य जीव, सरस्वती वन्य जीव संरक्षण रिजर्व, सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। ये सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा कैथल व कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण जो है वो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है। और ये कब बना था, तो आप याद रखिएगा 29 जुलाई 1988 के अंदर बनाया गया था। 29 जुलाई 1988 के अंदर बना था सरस्वती वन्यजीव संरक्षण। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि सरस्वती वन्यजीव संरक्षण ना पूछकर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण या सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा जो नाम है उसमें नाम आता है सोनसर जंगल। आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका कि सरस्वती वन्यजीव संरक्षण का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, सोनसर जंगल है। और ये कब बना था, तो आप याद रखिएगा 29 जुलाई 1988 के अंदर ये बनाया गया था। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर ये स्थित है। उसके बाद में जो सेकंड नाम आता है, सेकंड नाम याद रखिएगा आप, पड़ता है बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव संरक्षण। देखिए ये आपने पढ़े होंगे नेशनल पार्क के अंदर, तो कई बुकों के अंदर ये नेशनल पार्क के अंदर दे रखे हैं, लेकिन ये वन्यजीव संरक्षण है। या अभी कई बुकों के अंदर आपने ये वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर पढ़े होंगे, तो वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा अभी से नहीं मिला है इनको, वन्यजीव संरक्षण है। और बीरबारा वन्यजीव संरक्षण 2007 के अंदर बना था। और कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हृदय के अंदर। कहां पर पड़ता है, जींद के अंदर पड़ता है। अब हम 2 पॉइंट और बेहतरीन पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, संरक्षण रिजर्व 2 ही है। वन्यजीव संरक्षण रिजर्व जो है सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कैथल कुरुक्षेत्र, और बीरबारा वन्यजीव संरक्षण रिजर्व जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा ये पड़ता है जींद के अंदर। उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है गो अभ्यारण्य का, गो अभ्यारण्य। और गो अभ्यारण्य के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो गो अभ्यारण्य है वो कितने हैं, 2। एक गो अभ्यारण्य पड़ता है बारडा,
बारडा जो कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा चरखी दादरी के अंदर, बारडा चरखी दादरी के अंदर। और दूसरा पड़ता है मलिकपुर, मलिकपुर बागड़ के अंदर, मलिकपुर बागड़। देखिए बारडा चरखी दादरी और मलिकपुर बागड़ जो कहां पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। ये हरियाणा के अंदर 2 गो अभ्यारण्य है, दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, जिसमें एक का नाम है बारडा और एक का नाम क्या है तो याद रखिएगा मलिकपुर बागड़। बारडा जो चरखी दादरी के अंदर है और मलिकपुर बागड़ जो है वो कहां पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। चलो समझ में आया है तो आगे बढ़े। बस आप बैठे रहिए और दिल थाम के बैठे रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आसान है बिल्कुल। देखें गो अभ्यारण्य पढ़ लिए, ये भी संरक्षण रिजर्व भी पढ़ लिए। अब नाम आता है प्रजनन केंद्र का। प्रजनन केंद्र के पॉइंट की बात करें तो अब उसका डिस्कशन हम करेंगे। हरियाणा के अंदर प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं वो देखें। सबसे पहले नाम आता है, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र में सबसे पहले नाम आएगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र 2006 पिंजौर पंचकूला। याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र 2006 पिंजौर पंचकूला। यदि हम भारत के संदर्भ में पॉइंट का डिस्कस करें कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में गिद्ध कहां पर मिलते हैं, भारत में ही नहीं एशिया में लगभग सर्वाधिक मात्रा में गिद्ध कहां पर मिलते हैं तो आप याद रखिएगा पंचकूला के अंदर। लेकिन जो ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र 2006 में पंचकूला के अंदर लगाया गया, ये किसके सहयोग से लगाया गया तो एक बार वो देखें। किसके सहयोग से लगाया गया तो आप याद रखिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, यूके के सहयोग से लगाया गया था। याद रखिएगा तीनों पॉइंट बहुत बेहतरीन है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ता है और ये कब बना था 2006 के अंदर। और किस किस के सहयोग से बना है तो आप याद रखिएगा ये बना है बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से बना है और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से बनाया गया है। भारत में ही नहीं एशिया में लगभग सर्वाधिक मात्रा में गिद्ध जो मिलते हैं वो इसी प्रजनन केंद्र के अंदर मिलते हैं जो कहां पर है पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में देखें नाम आता है तितर प्रजनन केंद्र। तितर प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा मोरनी हिल्स के ऊपर, मोरनी हिल्स जो पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र जो मोरनी हिल्स के ऊपर पड़ता है। उसके बाद नाम आता है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये भी कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में नाम आता है फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल जो प्रजनन केंद्र है ये भी कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा ये भी पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ता है। तो ये प्रजनन केंद्र थे जिसमें नाम आता है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला के अंदर पड़ता है। ये किसके सहयोग से बना था ये भी पॉइंट नोट कीजिए। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र पिंजौर, तितर प्रजनन केंद्र याद रखिएगा मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकूला के अंदर, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकूला के अंदर है स्थित है। उसके बाद में देखें
आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें देखें, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तितर प्रजनन केंद्र जो आपने पढ़ा है, तितर प्रजनन केंद्र आपने पढ़ा है वो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। लेकिन आपसे ये पूछे कि काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा पीपली, और पीपली कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा कैरू जो भिवानी के अंदर पड़ता है, कैरू भिवानी के अंदर। और उसके बाद में पीपली जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहां पर चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। और यदि आपसे ये पूछे चिंकारा व मयूर प्रजनन केंद्र, चिंकारा व मयूर प्रजनन केंद्र, तो याद रखिएगा झाबुआ। और ये झाबुआ कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा बावल रेवाड़ी के अंदर। चिंकारा व मयूर प्रजनन केंद्र झाबुआ बावल रेवाड़ी के अंदर, और चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये कुछ हरियाणा के प्रजनन केंद्र थे। अब 3 चिड़ियाघर है, उनके पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। एक चिड़ियाघर पड़ता है भिवानी के अंदर, और एक चिड़ियाघर पड़ता है पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। मतलब ये छोटे चिड़ियाघर है, भिवानी के अंदर लघु चिड़ियाघर, पीपली लघु चिड़ियाघर। ये कब बने थे, 1982 के अंदर। तीसरा जो चिड़ियाघर पड़ता है वो रोहतक के अंदर पड़ता है, और ये रोहतक के अंदर जो चिड़ियाघर बना था वो कब बना था, तो आप याद रखिएगा 1986 के अंदर, या कई बुकों में मिल जाएगा 1985-86 के अंदर। अब हम बात करेंगे हिरण उद्यान की। हिरण उद्यान से संबंधित पॉइंट का डिस्कशन करें तो हरियाणा के अंदर हिरण उद्यान है 2। एक हिरण उद्यान पड़ता है हिसार में, और हिसार के अंदर हिरण उद्यान कब बना था, तो आप याद रखिएगा 1970 के अंदर। और एक हिरण उद्यान पड़ता है महम, रोहतक के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, महम रोहतक के अंदर पड़ता है। और ये महम रोहतक के अंदर कब बना था, तो आप याद रखिएगा 1985 और 86 के अंदर। 1985-86 के अंदर महम हिरण उद्यान बना था रोहतक के अंदर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र बना था। हाथी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब भारत के किसी राज्य के अंदर ऐसा कोई पॉइंट बनता हो, या ऐसा कोई प्रजनन केंद्र बना हो, या पुनर्वास केंद्र बना हो। तो याद रखिएगा हाथी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र, हाथी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र। तो याद रखिएगा बनसंतोर, हाथी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र बनसंतोर वन। और कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर के अंदर। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र बनसंतोर वन जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर के अंदर। तो ये आज के कुछ पॉइंट थे, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, और इससे बाहर कोई भी एग्जाम में पॉइंट नहीं आएगा, ये हम आश्वासन दे सकते हैं। और तो वही HSSC एक कलाकार है, और आपने भी पता है, लेकिन इससे बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन निकलता नहीं है। सारे क्वेश्चन आपने सबसे पहले आपने नेशनल पार्क, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर संरक्षण रिजर्व, फिर गो अभ्यारण्य, फिर प्रजनन केंद्र, फिर चिड़ियाघर, फिर हिरण उद्यान, और फिर जिक्र किया है हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।